रमेश की उम्र यही कोई 30 या 32 साल रही होगी। लक्ष्य प्राप्ति के जुनून में वो इस तरह खोया हुआ था कि अभी तक शादी भी नहीं की थी। इसीलिए उसे गांव में रहने में रोज किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता। कभी समय पर भोजन नहीं बन पाता तो कभी पीने का पानी खत्म हो जाता। ऐसी कई समस्या रोज की बात हो गई थी। शहर में तो होटल और ढाबे देर रात तक खुले मिल जाते थे, पर यहाँ तो सूर्यास्त के बाद ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव में एक बहुत ही पुराना हैंडपंप था जो रमेश के घर के कुछ ही दूरी पर था। बस एक यही हैंडपंप रमेश के लिए सुलभ था, जहां से उसके पीने की पानी की समस्या तुरंत ही हल हो जाया करती थी। रमेश के अतिरिक्त इक्के दुक्के लोग ही थे जो उस हैंडपंप में पानी लिया करते थे। वजह थी हैंडपंप से जुड़ी एक कहानी जो भूतिया थी। कई बार रमेश जब पानी के लिए हैंडपंप की तरफ जाता तो चौपाल पर बैठे सत्तू काका उसे वहां जाने की हिदायत देते थे। अरे बेटा रमेश, मेरे घर में कुआं है, वहां चले जाया करो, थोड़ी ही दूर तो है, फिर तुम ठहरे गबरू जवान तो कोई समस्या भी नहीं होगी। कितनी बार कहा है कि इस हैंडपंप की तरफ मत जाया करो। काका की ये बात सुनकर रमेश भी हंसकर ये कह देता, क्या काका आप भी विज्ञान के युग में ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करते हो? ये सब फिजूल की बातें हैं जिन्हें उन दौर में फैलाया गया होगा जब पानी की किल्लत के कारण दूसरे गांव जाना पड़ता था। ये कहानी जरूर किसी आलसी व्यक्ति के दिमाग की उपज रही होगी जो लोगों को डराकर खुद यहाँ से पानी भरता होगा। सत्तू काका को कई बार रमेश की ये बात सही भी लगती। फिर उनके जहन में वो घटना किसी बिजली की तरह दौड़ उठती जो बारिश के समय देर रात को अपने घर लौटते समय उनके साथ घटी थी। बात उन दिनों की है जब सत्तू काका यानी सत्य प्रकाश त्रिपाठी युवा हुआ करते थे और नौकरी के लिए जयपुर जाते थे। बारिश के दिन थे। तेज बारिश के कारण सत्य प्रकाश आज अपने दफ्तर में ही बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश भी मानो उन्हें चिढ़ा रही थी। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी अब तेज हो रही थी और सत्य प्रकाश के सबर का बांध भी अब टूट सा गया था और छाता उठाकर सत्य प्रकाश अपने गांव चितानु कलां की ओर चल दिए। दोपहिया वाहन के चालक के लिए छाता किसी काम का नहीं होता, ये सोचकर अपना छाता बंद करके गाड़ी स्टार्ट करते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए सत्य प्रकाश ने कहा, चलिए सत्तू महाराज, आपकी पालकी तैयार है। सत्य प्रकाश को अपनी दोपहिया गाड़ी की धीमी चाल से बड़ी चिढ़ हुआ करती थी, इसीलिए वो इसकी तुलना बैलगाड़ी से ना करके पालकी से किया करते थे। थोड़ा दूर जाने के बाद बारिश भी अब कुछ कम हो गई थी और शहर की चकाचौंध अब पीछे छूट चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्र लगते ही सड़क और रोशनी की समस्या शुरू हो जाती थी। चारों तरफ खेत या फिर घने जंगल ही मिलते थे और मीलों दूर तक फैला सन्नाटा जिसमें साई साई करती हवा की आवाज बड़ी ही भयानक लगती थी। अपने गांव की सीमा में प्रवेश करते ही सत्य प्रकाश को ऐसा महसूस होता जैसे कोई काले घने अंधेरे में पेड़ों के पीछे छिपा उसे ही घूर रहा हो। इसी डर के साथ सत्य प्रकाश आगे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी नजर पुराने हैंडपंप पर पड़ी तो वहां घूंघट ओढ़े एक महिला हैंडपंप चला रही थी। हैंडपंप के चलाने की आवाज के साथ साथ ही उस औरत की चूड़ियों की खनक भी सत्य प्रकाश साफ साफ सुन पा रहा था। सत्य प्रकाश को ये सब देखकर काफी अजीब महसूस हुआ कि इतनी रात गए और वो भी बारिश में। ये आखिर कौन हो सकती हैं जो हैंडपंप पर पानी भर रही है? सत्य प्रकाश कुछ ही महीने पहले ही गांव में रहने आया था, इसीलिए किसी से भी खास परिचित नहीं था। फिर भी उसे वहां से चुपचाप गुजर जाना ठीक नहीं लगा। हैंडपंप के नजदीक आते ही उसने गाड़ी पर बैठते हुए ही महिला से कहा, सुनिए, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं कर देता हूँ। रात बहुत हो गई है,
आपका यूं अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है। सत्या प्रकाश के ये बोलते ही उस महिला ने बस ना में सिर हिला दिया और हैंडपंप चलाना बंद कर दिया। सत्या प्रकाश ने एक बार फिर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने घड़ा भर लिया है तो गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही उस औरत ने सहमति जताते हुए इस बार हाँ में सिर हिला दिया और आकर दोपहिया गाड़ी के पिछली सीट पर आकर बैठ गई। सत्या प्रकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी चलाते हुए ही सत्या प्रकाश अपने बारे में बता रहा था, पर पीछे बैठी वो औरत बिल्कुल चुपचाप थी। बस बीच बीच में चूड़ियों की आवाज सत्य प्रकाश को सुनाई दे रही थी। सत्य प्रकाश का घर हैंडपंप से कुछ ही दूरी पर था और अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हुए सत्य प्रकाश ने कहा, मेरा घर तो आ गया, आप अपना पता बता दीजिए। घंटियों की ध्वनि भाव विभोर कर रही थी। एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए रमेश ने मन ही मन में संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, कभी तो मुझे भी छुट्टी दिलवा दो ताकि मैं भी आरती में उपस्थित रह सकूं। कि तभी बाट बॉय ने कमरे में प्रवेश किया और अंदर आते ही रमेश से कहा, सर एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत जाना होगा। और रमेश ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर की तरफ निकल गया। एक डिलीवरी केस था। रमेश ने तत्काल पहुंचकर मरीज को जयपुर रेफर करने की बात कही, पर हरदयाल नाम का ये व्यक्ति मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था। उसके लिए तुरंत जयपुर जाना आसान नहीं था। रमेश ने हरदयाल की परिस्थिति को भांपकर हरदयाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता ना करो, जयपुर तक मैं ले जाता हूँ। जरूरी सामान और मेडिकल रिकॉर्ड रख लो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये सुनकर हरदयाल हाथ जोड़कर निःशब्द खड़ा रहा। रमेश उसके हाथों पर अपनी हथेली रखकर अपनापन जताते हुए वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में रमेश की गाड़ी मानसिंह हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी। हरदयाल अपनी पत्नी को सहारा देकर चलता हुआ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके रमेश ने हरदयाल को फाइल सौंपते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। हरदयाल दूर जाते हुए रमेश को नम आंखों से देखता रहा। व्यस्त रहने के लंबे अंतराल के बाद आज शहर में आकर रमेश को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। रमेश ने हॉस्पिटल से सीधे सामने पॉइंट की ओर रुख किया और वहाँ रास्ते में ही रमेश को उसका पुराना दोस्त मिल गया जो जयपुर में ही रहता था। और रमेश के दोस्त ने उसके पास आते ही कहा, अरे यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, जयपुर में है और बताया भी नहीं। और ये सुनते ही रमेश ने बोला, अरे यार जयपुर में होता तो तुझे जरूर बताता। मेरी पोस्टिंग जयपुर के पास चिताणु कला गाँव में हुई है। आज भी काम के सिलसिले में जयपुर आया था, छुट्टी ही नहीं मिल रही, वरना तुझसे मिलने कब का आ जाता है यार। चिताणु कला गांव का नाम सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए और बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ बड़ी हैरानी से रमेश की तरफ देखता हुआ एक बार फिर बोला, अबे तू वहाँ कैसे रह रहा है, तुझे नहीं पता क्या? अबे वो गांव भूतिया है। इस पे मुस्कुराते हुए रमेश का कहना था, ओह तो तू भी इन धकियानुसी अफवाहों को मानता है? इस पे विक्रम ने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, भाई कसम से ये कोई अफवाह नहीं है, चिताणु कला मेरा ननिहाल है, बचपन से कई किस्से सुनते आया हूँ। और ये सुनते ही रमेश ने एक बार फिर बोला, वही तो, जब तक खुद आंखों से देख ना लो, जांच ना लो, तब तक सच मत मानो यार। ये कहते हुए रमेश ने घड़ी की तरफ देखा और एक बार फिर बोला, ओ यार वक्त का पता ही नहीं चला, 12 बज गए, चल मिलते हैं फिर कभी, अभी के लिए गुड बाय मेरे यार। वक्त की नजाकत को समझते हुए विक्रम ने भी रमेश को घर पहुंचकर कॉल करने का कहकर अलविदा किया। विक्रम से अलविदा लेकर रमेश गांव की तरफ निकल पड़ा। सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा, उस पे जंगल काफी डरावना लग रहा था। रमेश ने म्यूजिक ऑन किया और गाड़ी में बज रहे गाने को गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। रमेश गाने के साथ खुद भी गुनगुनाता हुआ
मस्ती से कार ड्राइव कर रहा था और वो कब चितानु कला की सीमा में प्रवेश कर गया उसे पता ही नहीं चला। गांव में प्रवेश करते ही रमेश ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया और कार को धीमी गति में चलाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि गांव में सब जल्दी सो जाते हैं और गाड़ी की होती आवाज से उनकी नींद में बाधा आएगी। यही सोचते हुए वो अभी हैंडपंप के पास से गुजर ही रहा था जब रमेश को हैंडपंप चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही रमेश को याद आया कि आज पीने का पानी तो भरा ही नहीं था। रमेश कार को हैंडपंप की तरफ मोड़कर ले गया और हैंडपंप के ठीक सामने कार खड़ी करके बोतल लेकर कार से बाहर निकला ही था तो सामने देखा तो हैंडपंप को एक महिला चला रही थी। रमेश चुपचाप महिला से थोड़ा दूर उसके ठीक पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उस औरत को इतनी रात गए पानी भरते देख रमेश के मन में काफी डरावने विचार दौड़ रहे थे, पर गांव में पानी कभी भी खत्म हो जाता है, यही सोचकर रमेश इंतजार करता रहा। लगभग 20 मिनट बाद भी जब महिला का घड़ा नहीं भर पाया तो रमेश हैंडपंप की तरफ बढ़ने लगा। वो महिला घूंघट ओढ़े खड़ी थी, इसी कारण उम्र का अंदाजा कर पाना काफी मुश्किल था। फिर भी आगे बढ़ते हुए रमेश ने उस महिला से कहा, सुनिए, पहले मैं भर लेता हूँ पानी, मेरी बोतल जल्दी भर जाएगी, फिर आप भरते रहिएगा। ये सुनते ही वो औरत एकदम से रुकी और हैंडपंप से थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। रमेश ने भी जल्दी से पानी की बोतल भरी और मुड़कर उसी महिला की तरफ देखा भर था तो पीछे देखते ही रमेश के डर से हाथ पैर कांप उठे, क्योंकि अभी अभी जो महिला रमेश के ठीक पीछे खड़ी थी अब वहां कोई नहीं था। रमेश ने डर से चारों ओर देखा पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। रमेश अभी इस डर से निकल पाता कि उसकी नजर हैंडपंप पर पड़ी तो अभी अभी जो घड़ा उसने अपनी आंखों से देखा था वो देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने ही गायब हो गया। ये देखते ही रमेश ने सरपट गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी और गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ने लगा। रमेश अभी हैंडपंप से थोड़ी ही दूर गया था जब रमेश की नजर गाड़ी के शीशे पर पड़ी तो पीछे का नजारा देखकर रमेश की रूह कांप उठी, क्योंकि अभी अभी जो महिला हैंडपंप से अचानक गायब हो गई थी वो अब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। इससे रमेश का ध्यान भटका और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी दाएं बाएं चलती हुई सीधे पेड़ से जा टकराई और गाड़ी के टकराते ही रमेश बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो खुद को किसी नई जगह पाकर एकदम से चौंकता हुआ उठा और चारों तरफ देखने लगा कि तभी एक लड़की हाथ में जल का गिलास लिए मुस्कुराती हुई रमेश की तरफ आई और उस लड़की के आते ही रमेश ने कहा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? इस पे उस लड़की का बताना था कि कल आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, बेहोशी की हालत में आपको यहाँ ले आए थे। आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, फिर भी माँ ने कल आपका उपचार कर दिया था। रमेश ने ये सुनते ही कहा, बहुत धन्यवाद आपका, आप सबने मेरी बहुत खातिरदारी की है, मेरा ख्याल रखा। मुझे बहुत जरूरी काम है, जयपुर जाना है, मैं चलता हूँ। रमेश को रात की सारी घटना परेशान कर रही थी। अब तक जिसे वो एक मिथक मान रहा था वो आईने की तरह साफ हो चुका था। जल्द ही रमेश पुराना हैंडपंप से जुड़ी सभी बातों को जानना चाहता था। रमेश सबसे बचता हुआ अपने घर आ गया, तुरंत तैयार होकर जयपुर के लिए रवाना हो गया। रमेश कार ड्राइव कर रहा था, उसे अब भी यही डर था कि कहीं पीछे मुड़कर देखने पर वही महिला नजर न आ जाए। भगवान को याद करता हुआ रमेश जयपुर पहुंच गया। विक्रम को कॉल करके उसका पता पूछा तो विक्रम ने लोकेशन बता दी। रमेश ने कार वैशाली नगर की ओर मोड़ दी और कुछ ही देर में रमेश विक्रम के घर पहुंच गया। रमेश की ऐसी हालत देखकर विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई तेरी शकल बता रही है कि कल कुछ हुआ है, अब जल्दी बता क्या हुआ। ये सुनते ही रमेश ने कल की सारी घटी घटना विक्रम को बताई और ये बताते ही कहा,
बस तू मेरी इतनी मदद कर दे कि मुझे पुराना हैंडपंप का सारा इतिहास बता। इस पे विक्रम का बताना था कि तू नानी से खुद ही पूछ ले, वो मुझसे ज्यादा जानती हैं, वो यही हमारे साथ रहती हैं। और यही बातें करते हुए विक्रम और रमेश नानी के रूम की ओर चल दिए। नानी पीठ को दीवार से टिकाए अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। रमेश उनके पैर छूकर बोला, नानी मुझे पुराना हैंडपंप का इतिहास जानना है, आखिर हुआ क्या था वहाँ। और नानी को कहानी और किस्से सुनाने का बहुत शौक था। उत्साहित होकर शुरू से पुराना हैंडपंप का इतिहास बताने लगी। और इसके बाद नानी का बताना था कि बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत में अनेकों नई नई तकनीक का विकास किया। उन्हीं में से एक हैंडपंप भी था। चिताणु कला अमेर का ही गांव है और उस समय तो राजे राजवाड़े ही होते थे। अमेर रियासत में चिताणु कला में उधम सिंह हुआ करते थे। उन्हीं की देन थी ये पुराना हैंडपंप। उस समय जाति पाति का भेदभाव भी बहुत हुआ करता था। पुराना हैंडपंप सिर्फ संभ्रांत वर्ग के लिए था, बाकी के लोग जल संकट के समय दूर गांव जाया करते थे। ऐसे ही एक बार झलकारी जो एक निर्धन परिवार की महिला थी, उस पुराने हैंडपंप पर आई। उसने बहुत मिन्नतें की, एक घड़ा जल भरने दो, मेरा बच्चा प्यास से व्याकुल हो रहा है। लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी, उल्टा ये कहकर भगा दिया कि अपने कुएं से पानी भरो, सूख गया है तो तुम्हारी समस्या है। वो बेचारी घड़ा लेकर पास के गांव की ओर दौड़ी। जब तक वो पानी लेकर आई, उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सकी और घड़े सहित धड़ाम से गिर गई। माँ की ममता ही थी कि गिरते ही झलकारी के प्राण निकल गए। और उसके बाद से ही झलकारी पुराना हैंडपंप पर दिखाई देने लगी। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पानी भरना छोड़ दिया। बड़े ध्यान से नानी की ये सारी बातें सुन रहा रमेश कुछ सोचता हुआ बोला, अच्छा नानी, झलकारी की आत्मा अब हमेशा ऐसे ही रहेगी? तो इस पे नानी का बताना था, अगर कोई हिम्मत वाला उससे उस समय पानी मांगे जब वो हैंडपंप पर पानी भर रही हो और याचना पर वो निर्विरोध प्यासे की प्यास बुझा दे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी बेटा। रमेश ने ये सुनते ही नानी को धन्यवाद करते हुए कहा, अच्छा नानी, अब मैं चलता हूँ, जल्दी फिर मिलूंगा। ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया। सूर्यास्त होने को कुछ ही समय बाकी था। रमेश चिताणु कला की ओर तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसके चेहरे पर अब खुशी के भाव थे। और फिर संध्या काल का समय हुआ। शिव मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। रमेश ने कार मंदिर के सामने रोक दी। आरती समाप्ति के बाद रमेश ने संकल्प लिया कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे भाव सच्चे हैं तो मुझे मेरे कार्य में सफलता मिले। मैं अब तब जल ग्रहण करूंगा जब झलकारी बाई मुझे पानी पिलाएंगी। ये कठोर संकल्प लिए रमेश अपने घर की तरफ चला गया। उसने कमरे में आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिलहाल वो किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं था। रमेश का गला प्यास से सूख रहा था। अब बिना पानी के रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और फिर रात के करीब 12:30 बजे रमेश घर से निकला और पुराना हैंडपंप की ओर चल दिया। रमेश का चेहरा प्यास से मुरझा चुका था। अब तो उसके चलने की गति भी धीमी पड़ चुकी थी। सामने जाकर देखा तो हैंडपंप पर कोई नहीं था। रमेश सारी रात वहां इंतजार करता रहा। गांव में रमेश के जल त्याग की बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रमेश को लोग समझाने की बड़ी कोशिश करते रहे, पर रमेश ने उनकी एक ना सुनी। और फिर रात के करीब 1 बजे रमेश एक बार फिर हैंडपंप की तरफ गया और हैंडपंप से थोड़ा करीब अभी पहुंचा ही था तो हैंडपंप चलने की आवाज रमेश को साफ साफ सुनाई दी। वो तेज गति से हैंडपंप की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा तो वही महिला घूंघट ओढ़े घड़ा भर रही थी। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ठीक उस महिला के सामने जाकर धीरे से बोला, आज मैं अपनी बोतल लाना भूल गया, क्या आप मुझे घड़े से पानी पिला देंगी? ये आवाज सुनने पर भी वो महिला लगातार हैंडपंप चलाती रही। गांव वाले भी अपने घरों से ये दृश्य देखकर काफी हैरान थे कि तभी वो महिला अपने घड़े को उठाकर वहां से जाने लगी। ये देखकर रमेश समझ चुका था कि उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा।
उम्मीद टूटने के साथ ही उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया था और माँ को पुकारता हुआ रमेश जमीन पर गिर पड़ा। प्यास से तड़पता हुआ रमेश बेहोशी की हालत में था जब उसे महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया हो। अधखुली आंखों से रमेश को धुंधली छवि दिखाई दी। ये वही घूंघट वाली महिला थी जो रमेश के सिर को सहला रही थी। रमेश के मुंह को अपने आंचल से पोंछने लगी। उसने अपने घड़े से पानी को लेकर हाथ में भरकर रमेश को पिलाया और रमेश इस तरह पानी पी रहा था मानो कई जन्मों का प्यासा हो। और जब उसकी प्यास बुझी तो वो खुद को संभालते हुए हैंडपंप के चारों ओर बनी मेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। और अभी रमेश कुछ और सोच पाता कि तभी पानी का घड़ा तेज आवाज के साथ एकदम से टूटा और झलकारी की आत्मा उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई। आज इस घटना को 22 साल बीत चुके हैं और उस दिन के बाद से चितानू कला गांव में कोई घटना नहीं हुई, पर कभी कभी हैंडपंप चलने की आवाज जरूर सुनाई देती है।